बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। भारत में होते हैं 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को करेगा पूरा। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक। महिलाओं के हैं 56%, तो ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए 67% खाते। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया मील का पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहाग का पर्व हरियाली तीज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में स्नान कर लोगों ने की पूजा अर्चना। और हंगरी के बुडापेस्ट में आज से होगी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में स्वर्णिम शुरुआत करने उतरेगा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं G20 देशों के बीच चल रही अहम बैठकों की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। और कोविन पोर्टल की अगर बात की जाए तो भारत के टीकाकरण अभियान का भी उन्होंने समर्थन किया। आवर यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार कवर्स more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी का निर्माण भी किया जा रहा है। Government e-marketplace has brought
transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियों का घर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए भारतीय अध्यक्षता द्वारा चुने गए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, डिजिटल इकोनॉमी में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग, जो PM मोदी की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। We have assembled to deliberate on issues that will define the growth of digital economy. Bengaluru is the home to some of the most innovative companies in the world, ranging from legacy businesses to startups. The need for collaboration has only become more pressing. Use cases of artificial intelligence have evolved at a greater pace. While AI holds immense potential, absolute optimism of the past has now given way to caution. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेगा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत डिजिटल हेल्थ में काफी आगे है। भारत अब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को यूवन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करने जा रहा है। 40 करोड़ लोगों की आभा ID बन चुकी हैं। इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा ID के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन ज़रूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूज़फुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो लगातार डिजिटल क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वहीं गुजरात के कच्छ जिले की कपड़ा छपाई एक अलग कला है, जिसे रोगन आर्ट भी कहा जाता है। रोगन आर्ट के मशहूर मास्टर आर्टिस्ट पद्मश्री अब्दुल गफूर को गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में अपनी कला दिखाने का मौका मिला। इस मौके पर DD न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक गांधीनगर में चल रहा है और यहाँ पर एक शोकेस किया गया है रोगन आर्ट, और ये कच्छ की सदियों पुरानी आर्ट है। और इस वक्त हमारे साथ हैं पद्मश्री अब्दुल गफूर साहब, जो इस कला के बहुत माहिर हैं। इनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला हुआ है इनके परिवार को। ये जो आर्ट है, इसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं कि कितनी पुरानी है और इसका क्या मतलब है जब इस आर्ट को आप बनाते हैं। कि ये आर्ट तो पहले पर्सिया, भारत, पाकिस्तान सब एक था, तभी से शुरू हुई है। और हमें जानकारी ये मिली थी बचपन में कि अफगान में भी किसी समय होती थी।
लेकिन जब पर्सिया, भारत, पाकिस्तान सब अलग हुए तो हमारा परिवार कच्छ में ही रहा और हमारे परिवार में तकरीबन अभी 400 साल बताया जाता है और हमारे पारंपरिक रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी 9वीं जनरेशन हमारी इसमें जुड़ गई है। अब इस कला की जो खासियत है वो ये है कि आम तौर पे कोई पेंटिंग या मतलब एम्ब्रॉयडरी है उसके लिए स्केचिंग, मेजरमेंट किया जाता है और इस कला में ऐसा है कि कोई भी चित्र बनाना है, कल्प वृक्ष बनाना है, कोई भी चीज़ हो तो पहले कोई इसका स्केच नहीं किया जाता। जो दिलो दिमाग में आया वो सीधा हाथ से वो कपड़े के ऊपर हम करते जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे आपने बनाया हुआ यहाँ पे, तो कुछ थीम होता है, थीम बेस्ड होता है या किस तरीके से बनाते हैं? पहले रोगन आर्ट नहीं था, रोगन काम होता था। जो मोटा मोटा काम था वो गांव में कोई महिलाएं या कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे। इस कला में हमें बहुत इंटरेस्ट था। हमने वो करते करते इस कला को इम्प्रूवमेंट किया, यानी कि आर्ट फॉर्म में लिया। खास करके माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से गिफ्ट देने की शुरुआत की थी सद्भावना में और तभी से ये कला को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। गुजरात सरकार के गुर्जरी के माध्यम से मार्केटिंग मिला और मैं ये कहना चाहूँगा जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब पीएम बने तो अमेरिका के दौरे के जाने के समय हमें खास याद किया और हमारा खास ट्री ऑफ लाइफ मंगवाया और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार दिया था। तो ये देखिए कि जो रोगन आर्ट है 400 साल पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आर्ट वर्तमान समय में जो अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसको डिजाइन भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये G20 में भारत शोकेस कर रहा है, खासतौर पे गुजरात अपनी कला संस्कृति को शोकेस कर रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज, गांधीनगर। और आइए G20 के बाद बात करते हैं Y20 की भी। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहे Y20 के सम्मेलन में दूसरे देशों से आए प्रतिनिधि बहुत उत्साहित हैं और यहाँ पर मौजूद युवा उन्हें हर मुमकिन जानकारी प्रदान कर रहा है। यहाँ काम कर रहे युवाओं से हमारे संवाददाता ने कुछ खास बात की। Y20 वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। ये वो युवा हैं जो या तो उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से। इनकी भी अपनी भूमिका है इस Y20 में। जो विदेशों से डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मैं Y20 के सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम्स एंड लॉजिस्टिक टीम में प्रोग्राम्स मैनेज कर रही थी अभी तक एंड अब मैं यहाँ पे लाइजन ऑफिसर के रोल में हूँ एंड हमारा काम है डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, बताना, जो भी आगे से शेड्यूलिंग आती है, आइटनरी आती है, वो सब। हमको यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। घाट भी घूमे, हम काशी विश्वनाथ मंदिर जी भी घूमे। वाराणसी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, प्लस मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ तो इस सिटी में मुझे आके बहुत पीस मिलता है। मैं यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑफिसर के काम कर रहा हूँ और मैं डेलीगेट अफेयर्स टीम में हूँ। मतलब मैं सारे डेलीगेट्स जितने भी अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उनके सारे लॉजिस्टिक्स देखना, उनका ट्रैवल देखना, उसमें काम कर रहा हूँ। वाराणसी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि काशी एक तो महादेव की भूमि है और सबसे ही पुराना शहर है पूरी दुनिया का, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर आके जब आप घाट पे जाते हैं और जब आप पानी को देखते हैं, जब आप गंगा माता को देखते हैं और छूते हैं और जब डुबकी लगाते हैं तो जो आपके अंदर शांति आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। काशी के प्रति इनके भाव हैं जो हृदय में, वो अद्भुत हैं और लोगों के भी हैं, चूँकि बाबा विश्वनाथ के कारण, काशी पुरानी नगरी होने के कारण या यहाँ के घाटों के जो अलौकिक दृश्य है, अलौकिकता है, उसके कारण। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी। और आइए खबरों में बात करते हैं एक अलग उपलब्धि की। दरअसल PM जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि इनमें से 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं। गरीबों को उनको बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गाँव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद यह ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी ग्रीस जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्ष में ग्रीस की ये पहली यात्रा होगी। यह दौरा ग्रीस के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने ग्रीस समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ ग्रीस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। और फिलहाल यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर के IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ग्वालियर में आयोजित बृहद प्रदेश कार्य समिति बैठक में मार्गदर्शन भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के प्रदेश आगमन को लेकर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम जो माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर माननीय गृह मंत्री जी एक विस्तृत कार्य समिति के अंदर उनका अपना कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी देंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं ने भी उमंग और उत्साह के साथ, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर जाकर उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। क्योंकि रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कल आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं होंगे। रतन टाटा हमेशा लोगों की मदद करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया था। ये उद्योग रत्न के साथ में ये राशि भी उसी के साथ में है।
उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ और वो पहली बार रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रत्न पुरस्कार एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस सम्मान की वजह से ये उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देने के वजह से इस पुरस्कार का ही मान सम्मान बढ़ा है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। और अब बात मौसम की आंख मिचौली की। दरअसल शनिवार की सुबह दिल्ली और एनसीआर में अचानक मौसम बदलने से दिल्ली के कुछ हिस्सों में और गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार हो गया और दिल्ली वासियों के साथ एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी देर के लिए सही लेकिन राहत जरूर मिली। बारिश के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिला। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल दुष्कर्म की शिकार 27 हफ्ते की गर्भवती महिला की याचिका पर शनिवार को अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भपात की इजाजत वाले मामले में अदालतें समय की कीमत को समझते हुए तुरंत सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्परता न दिखाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की आलोचना भी की। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार तक महिला की फिर से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को बेंच सुनवाई के क्रम में पहले नंबर पर इस केस की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के सामने 11 अगस्त को गर्भवती महिला की मेडिकल रिपोर्ट रखी गई थी। इस रिपोर्ट में उस स्टेज पर महिला के सुरक्षित गर्भपात की बात कही गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस केस की अर्जेंसी को ना समझते हुए सुनवाई 23 अगस्त के लिए टाल दी। हाईकोर्ट ने परवाह नहीं की कि इस दरमियान 12 दिन बर्बाद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों को सामान्य केस की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। देश के कई हिस्सों में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का एक उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला यह महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और साथ ही सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने संगम में स्नान भी किया और पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की यात्रा पर हैं। उन्होंने अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की पूजा भी की। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी को अपने परिवार की निजी संपत्ति समझा है, इसलिए अब लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहाँ की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफ़ी से पब्लिक माफ़ी नहीं देने वाली है। तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफ़ी दिखा करके और पब्लिक से माफ़ी ले लेंगे तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक
उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया, चबाया और चलता बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। और बात तेलंगाना की, जहां तेलंगाना सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं समय के साथ जन विरोधी योजनाएं बनती जा रही हैं। ताज़ा मामला केसीआर सरकार की 2 BHK योजना का है। ये योजना करीब लोगों के लिए लाई गई थी, लेकिन आज हकीकत ये है कि एक अदद आशियाने का सपना देख रहे लाखों लोगों को इस योजना से निराशा ही हाथ लगी है। तेलंगाना सरकार के वादे करने के 9 साल बीत जाने के बाद भी 2 BHK की ये योजना अधर में लटकी हुई है। पेश है उर्मिलेश भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये 45 वर्षीय नसीम बेगम, जो अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाटा सिंग्राम गांव में किराए के एक मकान में रहती हैं। 4 साल पहले इनके पति का देहांत हो गया। नसीम बेगम लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं। साल 2015 में तेलंगाना सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 BHK आवास योजना की घोषणा की। ये खबर सुनते ही नसीम बेगम भी अपना खुद का घर होने का सपना देखने लगी। बिना देर किए नसीम ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया। लेकिन आज जमीनी हकीकत ये कि तेलंगाना सरकार के वादे करने के 9 साल बीत जाने के बाद भी 2 BHK की ये योजना अधर में लटकी हुई है, जिससे राज्य भर के लोग निराश हैं और नसीम बेगम जैसे हजारों गरीब लोगों का अपने घर का सपना बनकर रह गया है। अपना घर जाती घर होगा, अब रेंट से तो बच जाते हैं, ऐसे पैसे कुछ सेव कर सकते ना, अब करे सो बोले ऐसा सोच के हम आज पे है वो। अब क्या बोलते सर, देते आता बोल रहे हैं। अब कब तक बोल के, अब कितने साल हो गया, 6 साल 7 साल हो गया सर अप्लाई करके। डबल बेडरूम अप्लाई। मेरा नाम मंजुला है। बहुत साल पहले हमने 2 कमरे के मकान के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इस बारे में मैंने कई दफ्तरों के चक्कर लगाए। पंचायती राज ऑफिस गई, सरपंच से मिली, MRO ऑफिस गई। सरकार कहती है कि आपको मिलेगा, लेकिन 9 साल हो गए हैं। कब मिलेगा ये पता नहीं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार की इस योजना को गरीबों के साथ खिलवाड़ बताते हुए आरोप लगाया है कि सूबे की सरकार गरीब नागरिकों से किया घर का वादा पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। 9 साल से केसीआर सरकार डबल बेडरूम के हाउस गरीब लोगों को देते बोल के 9 साल से लोगों को गुमराह करते हैं। आज तक मेरे ख्याल से 20,000 घर भी बांटे भी नहीं। तेलंगाना भर में बहुत नाराज़ है इस डबल बेडरूम के स्कीम को ना इम्प्लीमेंट होने के कारण। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लगातार इस विषय पर संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने लोक लुभावन वादों के क्रम में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को रियायती दर पर 2 BHK आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद तेलंगाना की केसीआर सरकार का दूसरा कार्यकाल भी अंतिम चरण में है। लेकिन गरीबों को आशियाना देने का तेलंगाना सरकार का वादा आज भी अधूरा ही है। 2 BHK देने का वादा तेलंगाना सरकार का सिर्फ वादा मात्र ही रह गया है। जमीनी हकीकत तो ये है कि आज भी गरीबों के लिए घर एक सपना बन के ही रह गया है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़ तेलंगाना। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे UPI ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए UPI ऑटो पे चलेगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां एनसीसी भवन में इन दिनों राष्ट्रीय कैडेट कोर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में दिल्ली के अलग अलग स्कूलों और कॉलेज की 515 छात्रा कैडेट हिस्सा ले रही हैं। कैसे दिया जा रहा है एनसीसी की इन छात्र कैडेटों को प्रशिक्षण, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास में जुटी ये है 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की वे छात्रा कैडेट जो इन दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित एनसीसी भवन में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं। 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन का ये इस साल का दूसरा कैंप है, जिसमें दिल्ली के 15 स्कूल और 7 कॉलेजों की 515 छात्रा कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। 313 सीनियर विंग के कैडेट हैं जो 7 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7 कॉलेजेस से आए हुए हैं एंड 15 स्कूलों से 202 जूनियर विंग के कैडेट्स हैं। ड्यूरिंग द कैंप जो है हम इनको जो ड्रिल, देशभक्ति, फायरिंग एंड इनका डिसिप्लिन, जो कि इनका यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है, उसके ऊपर काम करते हैं। इस शिविर में हिस्सा लेकर ये छात्रा कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार हम लोग घर से बाहर आए हैं और हम सारे बच्चे एक रूम में बैठ के रात में बहुत गेम्स खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, राइफल्स चलाना सीखा, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। और जहाँ हम घर पे एसी में रहते थे, अब यहाँ पे सिर्फ पंखे में रहना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, काफ़ी हार्ड भी है, जो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। यह हमें सिखाता है कि यूनिटी और डिसिप्लिन क्या होता है। और हम घर से दूर रह रहे हैं लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है रहने में, साथ रहते हैं, साथ सीखते हैं हर चीज़। और यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स, लाइक अभी कैंप फायर भी होगा, बहुत सारे कल्चरल भी होते हैं, परफॉर्मेंस, कल हमारा कल्चरल का परफॉर्मेंस था। इस कैंप के दौरान छात्रा कैडेटों को एक तरफ जहां मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन कैडेट्स को हथियारों के ज्ञान के साथ फायरिंग की विभिन्न पोजीशन और निशानेबाजी के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इस कैंप के दौरान कैडेटों को ड्रिल, देशभक्ति की भावना, फायरिंग, एकता और अनुशासन का पाठ, सेल्फ डिफेंस और आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों से आई ये छात्रा कैडेट पहली बार कैंप को अटेंड कर रही हैं। इन कैडेटों को न केवल एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो इनके भविष्य में बहुत काम आएगा। कैमरामैन जगपाल सिंह और प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्रों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है, जो यहाँ दरअसल केजरीवाल सरकार पर सवालों के बाद उनके द्वारा बुलाए जाने वाले सत्रों को विपक्ष ने केवल मुद्दे भटकाने वाला बताया है। पिछले 3 दिनों से चल रहा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। विपक्ष में काबिज भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन सत्रों में विपक्ष को अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया जाता। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब दिल्ली विधानसभा के सत्र भी सवालों के घेरे में हैं। जी हां, इस बार के दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को 16 और 17 अगस्त के लिए बुलाया गया था, लेकिन सत्र में दिल्ली के मुद्दे छोड़कर बाकी सभी बातें हुई। दूसरे राज्यों यानी मणिपुर पर तो बातें जरूर हुई, लेकिन दिल्ली का विकास और उसकी बातें कहीं गायब सी ही रहीं। इतना ही नहीं, 2 दिन के सत्र के बाद इसे 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें केवल मुद्दा बनाया गया केंद्र सरकार को। तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 27 मिनट के भाषण में दिल्ली के विकास के अलावा सभी बातें की। इतना ही नहीं, इन सत्र में विपक्ष को भी अपनी बातें रखने तक का मौका नहीं दिया जाता। आज दिल्ली विधानसभा में मैंने कॉलिंग अटेंशन रूल 54 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर एक प्रतिष्ठित चैनल टाइम्स नाउ ने उन पे पाप का आरोप लगाया, जिसमें एक गैंगस्टर के साथ उनके संबंध, आपराधिक षड्यंत्र और जबरन वसूली का मामला उन पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। हमने सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए चर्चा मांगी, लेकिन आज भी सदन में उस पर चर्चा नहीं दी। विपक्ष को 3.5 साल में एक भी कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा 2020 में चुनाव जीतने के बाद
दिल्ली विधानसभा में ये 7वां विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विशेष सत्र बुलाने का मुख्य मकसद केवल अपने पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाना रहा है। चाहे वो फिर मार्च 2020 में दिल्ली सरकार ने विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, जिसमें एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव की बात कही गई। सितंबर 2020 में कोविड प्रबंध को लेकर, दिसंबर 2020 में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, जनवरी 2022 में आबकारी नीति से ध्यान भटकाने के लिए, तो अगस्त 2022 में बुलाए गए विशेष सत्र पर अपनी सरकार के शराब घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नाटक करने का विपक्ष ने आरोप लगाया। सीबीआई की पूछताछ के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि बिना नियमों का पालन किए विशेष सत्र बुलाया गया है। दरअसल विधानसभा सत्र बुलाने के कुछ नियम हैं, तो आखिर क्यों ना उठे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्रों पर सवाल, जहां दिल्ली की जनता विकास के नाम पर अपने को ठगा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सेना के जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। प्रोफेसर नरेश भटनागर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने स्वदेशी तकनीक से अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, जिसका वजन वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे जैकेट से 20 से 25% तक कम है। स्नाइपर गन के 6 बुलेट को रोक पाने में सक्षम ये दुनिया का इकलौता बुलेट प्रूफ जैकेट है। देश की रक्षा में दिन रात लगे सेना के जवानों के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने शानदार पहल की है। वैज्ञानिकों ने जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का और बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। इस जैकेट का वजन वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले 20 से 25% तक कम है। आईआईटी दिल्ली स्थित डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। एक सोल्जर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है बर्फ में, उसके साथ उसका राशन रहेगा, उसके साथ उसका हथियार रहेंगे और उसका जैकेट भी रहेगा। तो उस जैकेट में अगर 2-2.5 किलो वजन कम कर दिया जाए तो उसका राशन भी बढ़ सकता है, उसके हथियार भी बढ़ सकते हैं और उसका इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। वो ज़्यादा देर तक अपने स्टेमिना को बरकरार रख सकता है। जो हमारे जवान हैं उनमें इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमारे लिए पूरा देश सोच रहा है, हमारी रक्षा के लिए देश सोच रहा है और उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, हमारी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ाएगी। तो वो अगर वो पहन करके जाएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस अब से दुगना हो जाएगा। सेना द्वारा AK-47 बुलेट से बचाव के लिए जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग किया जाता है उसका वजन करीब 10.5 किलो है, जबकि आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार अभेद का वजन इससे करीब 2.5 किलो कम, महज 8.2 किलोग्राम है। इसके अलावा इस बुलेट प्रूफ जैकेट की एक खासियत ये भी है कि ये 8 AK-47 बुलेट और 6 स्नाइपर बुलेट को रोक पाने में सक्षम है। यहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटी है जहाँ हम कोई भी बुलेट, किसी भी स्टैंडर्ड की बुलेट हमें चाहिए, हम उसे फायर कर सकते हैं रेटेड स्पीड पे। तो इस गैस गन पे हम क्या करते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म है। ये वेस्ट वर्ल्ड का दिया हुआ प्रोडक्ट था जो सैक्रिफिशियल है, ये 200 यूरो का था, इसे हमने कम करके ला दिया है 50 रुपये पे भारतीय करेंसी में, क्योंकि ये कंज्यूमेबल है, ये एक शॉट के बाद वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ जो मेरा बुलेट है वो काम आने वाला पार्ट है, वो जाके कहाँ लगेगा, वो आपकी प्रोडक्ट को लगेगा। ये वो पहला पीस है जो हमने इसी गन पे टेस्ट किया और जब हमारी बुलेट रुकी लेवल 5 AK-47 तब हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम ये काम ठीक दिशा में कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने करीब 15 साल के रिसर्च के बाद दुनिया के सबसे प्रभावशाली बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार करने में सफलता पाई है। BIS मानकों के आधार पर अभेद का परीक्षण पूरा हो चुका है और अब ये भारतीय उद्योग जगत को तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार है। 6 स्नाइपर शॉट झेलने की क्षमता वाला ये दुनिया का पहला और सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। दुनिया के सुपर पावर देशों के पास भी 3 स्नाइपर शॉट रोकने की क्षमता वाले बुलेट प्रूफ जैकेट ही मौजूद हैं। निश्चित तौर पर देश के लिए और देश की रक्षा में लगे जवानों के लिए आईआईटी दिल्ली का ये बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। कैमरा पर्सन S जयशंकर के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। भारत के लोग हमेशा नए विचारों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने के इच्छुक रहते हैं।
और केरल के मियावाकी जंगल की बात की जाए तो इसका जीता जागता उदाहरण भी है। आपने हालिया एपिसोड मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मियावाकी रोपण तकनीक पर प्रकाश डाला, जो एक जापानी विधि है जो सीमित स्थान में घने शहरी जंगल बनाने के लिए जानी जाती है। पीएम मोदी ने केरल के एक शिक्षक रफी रामनाथ की प्रेरणादायक कहानी साझा की, जिन्होंने 115 किस्मों के पेड़ लगाकर एक बंजर भूमि को विद्वनम नामक एक समृद्ध लघु जंगल में बदलने के लिए मियावाकी पद्धति का सफलतापूर्वक उपयोग किया। मियावाकी वृक्षारोपण विधि बंजर भूमि को उपजाऊ वन क्षेत्र में बदल सकती है। मिलिए केरल के अलापुझा जिले में एक शिक्षक रफी रामनाथ से, जिन्होंने मियावाकी जंगल उगाया था। रफी रामनाथ अपने छात्रों और अपने आसपास के लोगों के बीच जंगलों और हरियाली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत खास थे। इस उद्देश्य से उन्होंने एक हर्बल गार्डन विकसित किया। ये धीरे धीरे जैव विविधता क्षेत्र में बदल गया। अपने अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने एक छोटा जंगल विकसित किया और इसका नाम विद्यावनम रखा। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया और कहा कि सुंदर नाम एक शिक्षक से ही मिल सकता है। जापान की तकनीक मियावाकी, अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। केरल के रहने वाले रफी रामनाथ अलापुझा ओनाटुकारा VVHSS के शिक्षक होने के अलावा एक पर्यावरणविद भी हैं। स्कूल में वनस्पति विज्ञान के शिक्षक रफी रामनाथ एक ऐसे प्रकृति प्रेमी हैं जिन्हें 2009 में पर्यावरण क्लब के समन्वयक के रूप में चुना गया था। अब वो दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श शिक्षक हैं। उनके छात्र रफी रामनाथ को जंगल उगाने और उसका पोषण करने में मदद करते हैं। गौरतलब है कि वनीकरण की मियावाकी विधि अधिकतम 30 वर्षों की अवधि के भीतर अपने परिणाम प्राप्त करती है, जबकि प्राकृतिक वनीकरण विधियों का उपयोग करके उसी परिणाम के लिए 50 से 200 वर्षों की आवश्यकता होती है। मियावाकी मॉडल के लक्ष्यों में जैव विविधता से सुधार, कार्बन को अलग करना, हरित आवरण को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना और जल स्तर को संरक्षित करना शामिल है। हमारे पास 150 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हैं। दंडपाल नाम का ये पौधा त्वचा रोग की एक महत्वपूर्ण औषधि है। बहुत से लोग यहाँ डंडापला की पत्तियां इकट्ठी करने आते हैं। इस स्कूल और अन्य स्कूल के कई छात्र यहाँ आते हैं और अपने शोध कार्य के तहत पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। हम इससे खुश हैं। सबसे बढ़कर जंगल जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को हमारे पर्यावरण और वन संरक्षण के महत्व के बारे में संदेश देने में मदद करते हैं। जंगल की स्थापना ने मेरे और बच्चों दोनों के व्यवहार में जबरदस्त बदलाव लाया है। इतना ही नहीं, रफी रामनाथ समय समय पर स्कूलों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाकर अलापुझा में सामाजिक वनीकरण के लिए भी मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने सामाजिक वनीकरण के महत्व को बताने के लिए नानमा मरम नाम से एक वृत्तचित्र फिल्म भी तैयार की है। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। रफी रामनाथ का सपना है कि भारत में 100 करोड़ वन हों। वह अपने छात्रों और दोस्तों के साथ हरित भारत के अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी नजर आते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तिरुवनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। विद्यावनम एक शुरुआत है जिसके तहत लगातार और भी जो वन हैं इसी पद्धति पर अगर आए तो हमारे जो वन हैं उनके लिए और बेहतर रह सकता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं, जिसके तहत अब सिम बेचने वाले डीलरों का टेलीकॉम एजेंसी वेरिफिकेशन करेगी तो बल्क में सिम खरीदने के नियम भी बदले गए हैं। इन तमाम कदमों से साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी तो धोखाधड़ी करने वालों पर भी प्रतिबंध लग सकेगा। देश में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। गलत तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
तो वहीं प्रावधानों में परिवर्तन करके फ्रॉड को रोकने का काम भी किया जा रहा है। इसी साल मई महीने में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से साइबर फ्रॉड करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। संचार साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में वी हैव डिटेक्टेड एंड डीएक्टिवेटेड 52 लाख कनेक्शन, 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर्ड थी। देश के आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2 और बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं। कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका IT रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉर्पोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए। सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि संचार साथी पोर्टल समेत लागू किए जा रहे अन्य रिफॉर्म से देश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और फ्रॉड रुकेगा। अब तक 52 लाख फ्रॉड करने वाले कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं, तो वहीं 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। धोखाधड़ी करने वाले 66,000 व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करने के अलावा सरकार ने 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की है। संचार साथी पोर्टल से अब तक 3 लाख चोरी के मोबाइल को ट्रेस किया जा चुका है। तो अब तक देश के कुछ इलाके जो साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात हैं, वहां कार्रवाई की गई है, जिसका सीधा फायदा लोगों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस तैयार करने में मिल रहा है। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश भर में कामगारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को लेकर देश भर के कामगार वर्ग के लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। विश्वकर्मा योजना पर जयपुर से पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में पीढ़ीगत कामगारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक और महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। इसे आगामी विश्वकर्मा जयंती पर शुरू किया जाएगा। योजना में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, कारीगर, नाई, मूर्तिकार, सुनार सहित 18 श्रेणियों के कामगारों को शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों को महज 5% अधिकतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। योजना को लेकर प्रदेश के कामगारों में भी उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कम ब्याज पे हमारे को ये लोन मिल जाएगा, जिससे हमारे लिए धंधे के लिए सबसे बड़ा फायदा रहेगा और आगे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ोतरी हो जाएगा। योजना के तहत शुरुआत में 1 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है। इसके बाद दूसरे स्तर पर भी इतनी ही राशि रियायती ब्याज पर दी जाएगी। परंपरागत काम करने वाले युवाओं में विश्वकर्मा योजना को लेकर अभी से उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं ने बताया कि विश्वकर्मा ऋण के जरिए न सिर्फ नए टूल खरीदकर उनके रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि इससे वो अपना जीवन और बेहतर बना सकेंगे। सरकार का 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, वो कम ब्याज पे मिलेगा। हम दुकान पे लगाएंगे, सैलून में लगाएंगे और बहुत अच्छा काम होगा। छोटे कारीगरों के लिए, छोटे सैलून चलाने वालों के लिए बहुत अच्छी योजना रहेगी। प्रधानमंत्री योजना पे जो लोन का वो कराया है कम ब्याज के लिए, तो हमारे को भी चाहिए, तो उसमें हम धंधा भी बढ़ाएंगे और कुछ मशीनें वगैरह ले लेंगे ड्राई क्लीन की, इसलिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना न सिर्फ कामगारों के जीवन में नया उजाला लेकर आएगी, बल्कि परंपरागत व्यवसाय को अपनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी।
दूरदर्शन जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। ताइवान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चीन द्वारा द्वीप के चारों ओर अभ्यास शुरू करने के बाद अपने सैन्य बलों को कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड, जिसके पास ताइवान के आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी है, उन्होंने शनिवार को कहा कि वह नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है, जिसमें जहाज विमान समन्वय और नियंत्रण जब्त करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि बलों का परीक्षण किया जा सके। बीजिंग ने ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर नाराजगी और व्यापक रूप से अपेक्षित प्रतिक्रिया में इस अभ्यास को अलगाववादी ताकतों के लिए एक गंभीर चेतावनी कहा। जनवरी में होने वाले चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति बनने की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले लाई को संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे अपने अमेरिकी दौरे के दौरान लाई ने आधिकारिक तौर पर भाषण दिए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह जवाब देने के लिए उचित बल भेजेगा और उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है। ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी प्रांत में आपातकाल की स्थिति घोषित होने से एक दिन पहले गुरुवार की रात कनाडाई शहर वेस्ट केलॉन के ऊपर की पहाड़ियों और पहाड़ों के जंगल की आग तेज हो गई। हजारों लोगों को वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि 2400 से अधिक संपत्तियों को खाली करा लिया गया है और यदि आवश्यक हो तो हजारों अन्य को कम सूचना के साथ छोड़ने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। वेस्ट केलोना अग्निशमन प्रमुख ने कहा कि रात के दौरान वेस्ट केलोना में कई संरचनाएं नष्ट हो गईं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन संपन्न हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया और जापान के नेता शुक्रवार को कैंप डेविड में सैन्य और आर्थिक संबंधों को गहरा करने पर सहमत हुए। तीनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के खतरनाक और आक्रामक व्यवहार की संयुक्त निंदा की। बाइडेन प्रशासन ने एशिया में मुख्य अमेरिकी सहयोगियों के नेताओं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया। एक संयुक्त शिखर वक्तव्य में तीनों देशों ने संकट के दौरान एक दूसरे के साथ तुरंत परामर्श करने और सामान्य हितों को प्रभावित करने वाली क्षेत्रीय चुनौतियों, उकसावों और खतरों के जवाब में समन्वय करने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं एक बयान में कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा हाल ही में देखे गए गैर कानूनी समुद्री दावों का समर्थन करने वाले खतरनाक और आक्रामक व्यवहार के संबंध में हम यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। बाइडेन ने कहा कि बैठक चीन के बारे में नहीं थी, यह बैठक का उद्देश्य नहीं था, लेकिन चीन स्पष्ट रूप से सामने आया। तीनों देशों की अगर बात करें तो तीनों देश हर साल त्रिपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने और 2023 के अंत तक उत्तर कोरियाई मिसाइल प्रक्षेपण पर वास्तविक समय की जानकारी साझा करने पर भी सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के Su-25 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, जबकि यूक्रेन ने कहा कि उसने रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक युद्ध रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना के कुम्पायुस्क, क्रास्त्री लिमन, डोनेटस्क और अन्य दिशाओं में यूक्रेनी आक्रमणों का उनको खदेड़ा है। बख्तरबंद वाहनों, गोला बारूद आपूर्ति बिंदुओं और एक काउंटर बैटरी रडार स्टेशन सहित लक्ष्यों को निष्क्रिय कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 2 Su-25 और 2 दर्जनों UAV भी गिराए। यूक्रेन की सेना ने कई रूसी कमांड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशनों पर भी हमला किया। वहीं पश्चिम अफ्रीका के मुख्य क्षेत्रीय गुट ने कहा कि यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो वह नाइजर में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संभावित सैन्य हस्तक्षेप के लिए D-Day पर सहमत हो गया है। इस बात पर जोर देते हुए वह विद्रोही जुंटा के साथ अंतहीन बातचीत नहीं करेगा। ये बयान घाना की राजधानी अक्रा में पश्चिमी अफ्रीकी सेना प्रमुख की 2 दिवसीय बैठक के अंत में दिया गया, जहां वे नाइजर में बल के संभावित उपयोग के लिए रसद और रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई अंतिम उपाय होगी।
अमेरिका के हवाई राज्य के माउई के जंगलों में लगी भीषण आग के मामले में स्थानीय निवासियों ने सरकार के रवैये पर असंतोष जताया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि संबंधित विभाग तुरंत अग्निशमन ट्रक भेजने में और समय पर अलार्म सिस्टम बजाने में विफल रहे। तलाशी अभियान में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लाहिना में सफाई और सर्वेक्षण का काम अभी भी चल रहा है। यह क्षेत्र जंगल की आग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लाहिना से निकाले गए हजारों निवासी और पर्यटक अभी भी अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। कई निवासियों ने कहा है कि लाहिना क्षेत्र सहित पश्चिमी मऊई में आग का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। इक्वाडोर चुनाव के दिन से पहले शुरुआती मतदाताओं ने अपने मत डाले। इक्वाडोर में शुरुआती मतदान गुरुवार को शुरू हुआ। इक्वाडोर की घर से वोट करें की पहल शुक्रवार को इलेक्टोरल नेशनल काउंसिल के अधिकारियों की मदद से हुई, जिन्होंने महत्वपूर्ण विकलांगता वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के 587 मतदाताओं को बक्से वितरित किए। इससे पहले SNAI जिले एजेंसी के अनुसार 39 इक्वाडोर जिलों में 1124 गैर सजायाफ्ता कैदियों ने भी गुरुवार को अपना वोट डाला था। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद रविवार को सभी वोटों की गिनती की जाएगी। और बात खेल जगत की। आयरलैंड के खिलाफ मैच में जीत के बाद भारतीय टीम के स्पिनर रवि बिश्नोई ने कहा कि इस मैच में भारत का टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना अच्छा फैसला था, जिसका टीम को लाभ मिला है। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड को बैकफुट पर ला दिया। 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में मिली जीत के बाद भारतीय टीम के स्पिनर रवि बिश्नोई ने कहा कि टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना एक अच्छा फैसला था, जिसका टीम को लाभ मिला। वहीं उन्होंने कहा कि आयरलैंड एक अच्छी टीम है और T20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। आप एडवांटेज भी कह सकते हैं, ये तो दोनों तरफ की बात है। टॉस हम जीते तो हमें एडवांटेज मिला, अगर वो जीते उनको मिलता, तो टॉस हमेशा फैक्टर रहता ही है ऐसी कंडीशंस में। तो बिल्कुल आज हम लकी रहे कि वो लकी फैक्टर हमें मिला। आज आयरलैंड बहुत अच्छी टीम कर रही है। अभी T20 फॉर्मेट आप कभी कोई टीम को छोटा नहीं आंक सकते हैं। एक T20 फॉर्मेट ऐसा है कि कभी भी एक ओवर में चेंज हो सकता है वो मैच। जैसे लास्ट ओवर में अगर 2 विकेट नहीं गिरते तो हम 10-12 रन से डिफरेंस था, वो 1 रन से आके वो जो संजू ने रन बनाया उससे हम अगर आज मैच जीते हैं, अगर एक ओवर में मैच पलट सकता है। और आयरलैंड बहुत अच्छा कर रही है T20 फॉर्मेट में। छोटा फॉर्मेट में कोई टीम हल्की नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं है। रवि बिश्नोई ने आगे कहा कि आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में उनका पूरा फोकस उनकी गेंदबाजी पर था। इतने को बहुत कुछ मिला है, मतलब अभी उधर 5 मैचों के लिए भी मैं था, जैसे 1 मैच खेला, उसके बाद 4 मैच नहीं खेला, बट यही था कि जब भी मुझे मौका मिले मैं 100% दूं और उस मौके के लिए मतलब रेडी रहूं। ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा तो मैं एकदम चिल आउट होकर बैठ जाऊं कि मुझे नहीं मौका मिल रहा, बट जब भी मुझे मौका मिले मैं रेडी रहूं उसके लिए और 100% दूं अपनी टीम के लिए। टीम सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है वो ज्यादा जरूरी है। आप अपने थ्योरी के साथ नहीं जा सकते आप, क्या मेरी थ्योरी यही है मैं ऐसी बॉल डालूंगा, वैसा नहीं है। मैच का डिमांड कर रहा है, कैप्टन क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। वहीं रवि बिश्नोई ने बुमराह की टीम में वापसी पर कहा कि पिछले मैच में उनका गेम शानदार था। उनके इस प्रदर्शन का उनके फैंस इंतजार कर रहे थे। जिस हिसाब के वो बॉलर है और जैसे पूरे वर्ल्ड ने देखा उनकी बॉलिंग और जैसे कमबैक रहता है, पहला मैच था उनका बहुत टाइम बाद, और जैसे पहला बॉल टांग पे हो गया उसके बाद जो उन्होंने 5 बॉलें डाली, बिल्कुल देख के मजा आ गया। मतलब सबको ये वेट कर रहे थे, ऐसे बुमराह को सब देखना चाह रहे थे, वो देख के बहुत मजा लगा। टीम इंडिया के गेंदबाज रवि बिश्नोई ने कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और वो सीखने में भरोसा रखते हैं। मेरे को बहुत कुछ मिला है, मतलब अभी उधर 5 मैचों के लिए भी मैं था, जैसे 1 मैच खेला, उसके बाद 4 मैच नहीं खेला, बट यही था कि जब भी मुझे मौका मिले मैं 100% दूं और उस मौके के लिए मतलब रेडी रहूं। ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा तो मैं एकदम चिल आउट होकर बैठ जाऊं कि मुझे नहीं मौका मिल रहा, बट जब भी मुझे मौका मिले मैं रेडी रहूं उसके लिए और 100% दूं अपनी टीम के लिए। टीम सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है वो ज्यादा जरूरी है। आप अपने थ्योरी के साथ नहीं जा सकते आप, क्या मेरी थ्योरी यही है मैं ऐसी बॉल डालूंगा, वैसा नहीं है। मैच का डिमांड कर रहा है, कैप्टन क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीरीज के पहले मैच में गेंदबाज रवि बिश्नोई ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग और मार्क अडायर को आउट करने में सफलता हासिल की। उम्मीद है भारतीय गेंदबाज अगले मुकाबलों में और बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।